स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा होगा। फ्रिक्शन हमारे पास एक ऐसी रेजिस्टिव फोर्स है जो कि मोशन को रेजिस्ट करती है, यानी कि दो सरफेसेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है और जो है कोई भी बॉडी को मूव होने से रोकती है। आज हम देखेंगे कि हमारे पास स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है। अब स्टैटिक जैसे कि नाम से जाहिर है कि यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट की स्टेट मतलब कि स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन में जो है वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी एग्जिस्ट करती है, और जब कोई बॉडी मूव करती है यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कब एग्जिस्ट करेगी, जब कोई बॉडी मूव करेगी तब उसके दरमियान जो सर्फेसिस के दरमियान हमारे पास कौन सी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। अब इसके लिए मैंने जो है ना ये एक ब्लॉक लिया है जो कि टेबल के ऊपर रेस्ट की पोजीशन पे, अगर हम इसको इस स्टेट में देखें तो इसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट करेंगे। एक जो है वो इसकी नॉर्मल फोर्स है यानी कि एन, जिसे अगर मैं एक डार्क कलर से शो करूं, जिस तरह ये हमारे पास एक फोर्स है जो कि एन आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स है, और इसके जो नीचे एक्ट करी यानी कि फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट करी है वो इसका वेट है, यानी कि इस ब्लॉक का वेट जो कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी के बराबर होगा। ठीक। अब अगर हम देखें कि इस केस में जब ये रेस्ट की पोजीशन में ये दोनों फोर्सेज जो हैं ये बैलेंस आउट हो रही हैं और ये स्टेबल है अपनी जगह पे, लेकिन जब हम इसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स लगाएंगे जिसे मैंने एफ ए से डिनोट किया है, तो उसके अप्लाइड फोर्स के लगाते ही इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगी जो कि इसे बेसिकली रोकेगी कि ये आउटवर्ड जो डायरेक्शन में मूव ना कर सके। ठीक है। और ये वाली जो दो फोर्सेज हैं ये बेसिकली जो है वो उसी तरह बैलेंस आउट हो रही हैं। अब जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे यानी कि जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर जाते हैं हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करते थे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा था बेसिकली कि ये जो दो फोर्सेज मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स आई कहाँ से। अब हमें यूजुअली जो मतलब कि कोई भी सरफेस होती है वो स्मूथ और पॉलिश नजर आती है, लेकिन अगर हम उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें जिस तरह मैंने यहाँ इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है, तो हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोर और लेस रफ होते हैं, और जब भी उनका इन कांटेक्ट होते हैं किसी दो सरफेसेस के दरमियान उनका इन कांटेक्ट होता है तो वो रेजिस्ट करते हैं मोशन को, यानी कि मूव करने से बॉडी को रोकते हैं। और यही बेसिकली एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि मोशन को रोक रही होती है। अब फिर क्या, अब यहाँ अगर इस केस में हम देखें तो बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही क्योंकि हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बैलेंस हो रही है अप्लाइड फोर्स की, यानी कि ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर की हैं, तो इस वजह से बॉडी जो है वो मूव नहीं कर पा रही। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो ओवरकम कर जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स को, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स लेस हो जाएगी अप्लाइड फोर्स से, और उस केस में जो है वो बॉडी जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में थी यानी कि इस केस में जब वो थी तो हमारे पास कौन सी फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही थी, यानी कि हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही थी, यानी कि इस केस में हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो कौन सी है, हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है। और इस केस में हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब ये इन्हीं केसेस को अगर मैं एक ग्राफ के जरिए मैयर करूं किसी एक स्पेसिफिक केस में, तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास जो ग्राफ आता है यानी कि अप्लाइड फोर्सेस वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स को मैंने वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है, उसकी वैल्यूज वाई एक्सिस पे ली हैं और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पे ली है। तो मैं देखती हूँ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द अप्लाइड फोर्स है, यानी कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है फ्रिक्शन जो है दो सर्फेसिस के दरमियान वो एग्जिस्ट करती है और वो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया है, यानी कि ये पॉइंट एक हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आया है जिसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पॉइंट ए कह दूं कि उसके बाद जो है वो बॉडी जो है वो मूव करना शुरू हो गई, यानी कि अप्लाइड फोर्स जो है वो हावी हो गई है और उसने जो है फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर दिया, और उस केस में हमारे पास जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी मोशन के दौरान वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। और हमें ये भी पता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा लेस देन होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, यानी कि क्योंकि मोशन में जब बॉडी होती है तो उसके उसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस कम एग्जिस्ट कर रही होती हैं एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक। अब अगर अब अगर हम देखें तो ए पॉइंट पे वो पॉइंट है कि उसके बाद हमारे पास जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू खत्म हो गई है, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि एफ, अगर मैं इसको एक डिफरेंट कलर से शो करूं, हमारे पास जो एफ एस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास ए पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, जिसे हम इन अदर वर्ड्स लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, यानी कि इसके बाद जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो लिमिट हो गई है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास हम इसे कहते हैं इन अदर वर्ड्स। और ये जो चीज है यानी कि इसके बाद जो है वो बॉडी जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी और काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू किन चीजों पर डिपेंड करती है। इसके लिए मैंने एक वही ब्लॉक लिया और ये एक टेबल पे रेस्ट की पोजीशन में है। तो अगर हम देखें कि यहाँ हमारे पास चार फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक इसका डाउनवर्ड वेट यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और इसका आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स जिसे हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं, और एफ इंटू स्मॉल एन यानी कि उसके सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। और ये मेरे पास अप्लाइड फोर्स है और ये मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स है।
अब जैसे ही जितनी कोई बॉडी यानी कि कोई भी बॉडी जिसका मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही उसके ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी। यानी कि जितना बॉडी हैवी होगी उससे मूव कराना उतना ही हमारे लिए मुश्किल है, यानी कि उसके ऊपर उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी। जिससे हमें ये पता चलता है कि एफ एस मैक्सिमम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है हमारे पास एफ एन, यानी कि नॉर्मल फोर्स पे, या फिर इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि वेट पे डिपेंड कर रहा है। और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को मैं इक्वालिटी में चेंज करूं तो मुझे ये पता चलता है कि ये इक्वालिटी में चेंज करूँ तो मुझे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने म्यू एस कांस्टेंट लगाया है और इनटू एफ एन, और ये जो कांस्टेंट है मेरे पास म्यू एस, ये मेरे पास क्या है बेसिकली, ये मेरे पास है कोफिशिएंट, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में मेरे पास ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। सही, ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि जब हम इस वैल्यू को ओवरकम कर जाएंगे तो बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगी, यानी कि हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी जो कि आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एन है, यानी कि वो भी उसी चीज पे डिपेंड करती है कि कितना बॉडी का मास है। जितना बॉडी का ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी, उतनी ज्यादा हमें ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ेगी। और अगर इसी चीज को मैं दोबारा से एक प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करूँ तो मुझे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसे मैंने कहा है म्यू के इंटू एफ एन। और ये जो म्यू के है ये मेरे पास अगेन जो है ये मेरे पास क्या है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये मेरे पास है कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब अगर हम देखें तो ये जो कांस्टेंट्स हैं यानी कि म्यू एस और म्यू के, ये बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको यहाँ यहाँ इसके म्यू एस की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास ये एफ एस अपॉन एफ एन आएगा, यानी कि दो फोर्सेस के दरमियान क्या है, रेशो है। और ये जो है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी और ये इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये दो फोर्सेस के दरमियान रेशो है। अब अगर हम देखें तो ये दो जो कोफिशिएंट्स हैं यानी कि हमारे पास म्यू एस यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये किन चीजों पर डिपेंड करती है, यानी कि ये इसकी वैल्यू जो है वो किन चीजों पर डिपेंड करेगी। तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करती है कि हमारे पास सरफेस की नेचर क्या है, वो स्मूथ है या फिर पॉलिश्ड है या फिर उसकी वो किस मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। और दूसरी चीज की रफनेस ऑफ द सरफेस, उसमें कितनी रफनेस है, और जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतना ज्यादा ये जो है कोफिशिएंट हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है जिसे हम म्यू के से डिनोट करते हैं, वो किन चीजों पर डिपेंड, नेचर ऑफ द सरफेस पे, ठीक है, सरफेस की नेचर किस तरह की है। और दूसरा ये कि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सरफेस, यानी कि जिस वेलोसिटी से आप उसे मूव करा रहे हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन हमारे पास फोर्स का भी एक्सप्रेस करती है जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है। तो फिर उनके दरमियान किस वेलोसिटी से आप जो है उसके दरमियान मोशन जो है वो करा रहे हैं, तो उन पे डिपेंड करेगा इसका कांस्टेंट। अब अगर हम देखें तो ये जो म्यू एस और म्यू के हैं ये दोनों जो है ये डिपेंड करते हैं किन पे, यानी कि नॉर्मल फोर्स पे। और ये जो है एरिया इन द कॉन्टेक्ट, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बड़ी बॉडी है यानी कि उसका ज्यादा एरिया इन कांटेक्ट है किसी सरफेस से, उस पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर जिस तरह अगर ये एक छोटी बॉडी है इसका एरिया इन कांटेक्ट जो है सरफेस का कम है और इसका ज्यादा है, लेकिन इस चीज पे ये कोफिशिएंट डिपेंड्स नहीं करते, बल्कि ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं कि हमारे पास इस बॉडी का वेट कितना है, या फिर इन अदर वर्ड्स इस बॉडी का इसका आउटवर्ड नॉर्मल कितना है, यानी कि एफ एन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और एरिया इन कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, एरिया इन द कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं और ये किस तरह जो है मोशन पे और जो है हमारे पास किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं।